देश, धर्म, राजनीति, खेल, मनोरंजन। सौगंध टीवी पर आप देख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र। सीधा सवाल पूछता हूँ, राहुल गांधी जी की शादी कब होगी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता पाएंगे क्या? देखिए, राहुल जी का विवाह का तो योग कुंडली में है नहीं है। अरे बाप रे, कितने लोगों का आपने दिल तोड़ दिया यहाँ पर। जिस जातक को बिना वजह गुस्सा आता हो और गलत होने के बाद भी वो अपने आप को सच साबित करना चाह रहा है गुस्से के माध्यम से, तो समझ लीजिए उसका मंगल खराब है। ये लगभग साल उनका बढ़िया निकलेगा, ऐसा कोई मुझे विषय नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई दिक्कत आएगी, और गठबंधन जो है ये चलेगा, निभेगा। तो बागेश्वर धाम बाबा जो है, मैंने पर्सनल उनको महसूस किया है, अनुभव, मैंने उनके प्रोग्राम सुने भी हैं और काफ़ी हद तक समझा भी है। देखिए, वो गलत कहीं नहीं है, ना वो ढोंगी हैं और ना वो कोई गलत विषय पर बात कर रहे हैं। उनके पास सिद्धि है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है और उन्होंने कोई सिद्धि कर रखी है, उसके माध्यम से वो पर्चा लिखते हैं। नहीं तो पर्चा तो लिखना बहुत दूर की बात है। आजकल कोई किसी से मिलकर के महसूस कर लेता है कि ये गलत है। यूँ तो देश में बहुत सी विद्याएं बड़ी प्रचलित हैं, पर इनमें से कुछ एक खास विद्या है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या, जो कि कई जिंदगियों को बदल कर रख देती है, कई को सही मार्ग दिखाने की क्षमता रखती है। उन्हीं विद्या में एक महारत व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज़ रूम में। हम बहुत दिल से स्वागत करना चाहेंगे आचार्य किशन महेश्वरी जी का। देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सी ज़िंदगियों को इन्होंने बदला है, ज्ञान दिया है अपना, और कहीं ना कहीं जो दर्द लेकर लोग आते हैं, जो समस्याएं लेकर के लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं इनके पास से वो समाधान लेकर जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े सवालों के आज आपको जवाब देने हैं, पर मैं शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि महीना आखिरी हो गया इस 2024 का, अब 2025 आने वाला है। कहीं ना कहीं अब लोग ये आशा रख रहे हैं मन के अंदर कि 2025 उनके लिए अच्छा घटित हो। इसमें अलग अलग तरीके के लोग भी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, खेल के व्यक्ति हैं, एंटरटेनमेंट बीट के व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी भी है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, एक सामान्य इंसान के जीवन में 2025 कैसा जाने वाला है और उसको सही करने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या उपाय लोगों को अपनाने चाहिए जीवन के अंदर? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले 2025 अंक शास्त्र के अनुसार ये मंगल का साल है। 2 और 2 4, और 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 बनता। 9 अंक जो है मंगल का है, तो ये पूरा का पूरा मंगल का साल है। मंगल क्या है? भूमिपति। मंगल क्या है? सेनापति। मंगल क्या है? ग्रहों में सेनापति। तो मंगल को बैलेंस रखिए, पूरा साल शुभ रहेगा। और मंगल को अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस कोई करता है तो उनकी लाइफ में दंगल जरूर है। तो मंगल ग्रह मेन रोल अदा करेगी जो अंक के आधार पे। वैदिक के आधार पे देवगुरु बृहस्पति का खेल रहेगा पूरे साल, और शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति, ये 4 बड़ी ग्रह 2025 में अपने घर चेंज करेंगे। कोई मार्च में, कोई जून में, कोई मई में, इस तरह इनकी स्थिति चेंज होनी है। तो देश दुनिया में काफ़ी बदलाव आएगा। अच्छा, आपने बताया कि मंगल सही रखना पड़ेगा, तो जो भी ऐसा व्यक्ति है वो कैसे पहचाने कि मेरा मंगल खराब है, और अगर उसे ये पता चल जाता है कि हाँ मेरे मंगल में कोई दोष है, तो उसको सही करने के लिए क्या उपचार कर सकता है वो? देखिए, एक सिंपल, मैं एक ज्योतिष के हिसाब से एक विषय बताता हूँ कि मंगल खराब की पहचान बिना जन्म पत्रिका के। जिस जातक को बिना वजह गुस्सा आता हो और गलत होने के बाद भी वो अपने आप को सच साबित करना चाह रहा है गुस्से के माध्यम से, तो समझ लीजिए उसका मंगल खराब है। और जिनका अपने भाइयों से संबंध खराब है, समझ लीजिए उनका मंगल खराब है। ब्लड से संबंधित जितने रोग हैं, अगर उनको बार बार ये अस्वस्थ होते हैं तो समझ लीजिए उनका मंगल खराब है। साथ में मंगल की पहचान ये है कि अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग खराब हो रहा है मियाँ बीवी का और तलाक की नौबत पे है, तो भी मंगल खराब है। 2025 में सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर तलाक होंगे, सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर सर्जरी होंगी, और 2025 में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेन और प्लेन एक्सीडेंट होने हैं। कोई बड़ा कार्य मंगल ग्रह करता है
तो इस सब चीज़ से हमें बचना चाहिए। मैं समाधान आगे आपको बताऊंगा। तो एक बात कर ली हमें आम आदमी के तौर पर, कई ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति में संबंध रखते हैं, राजनेता हैं बड़े बड़े, उनको भी बड़ा विश्वास होता है इन सब चीज़ों पर। कहीं ना कहीं कोई भी काम शुरू करने से पहले वो एस्ट्रोलॉजर्स से, आप जैसे विद्वानों से सलाह ज़रूर लेते हैं। तो मैं अभी किसी नेता के बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर एक राजनीतिक व्यक्ति या देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो वो कैसा जाने वाली है? 2025 में देश की राजनीति में क्या उतरफेर होने वाला है और किस तरीके का साल रहने वाला है? देखिए, 2025 में जितने भी हमारे देश के मिनिस्टर हैं, MP, MLA, निगम पार्षद, सरपंच तक, या वो छोटे मोटे किसी पद पे बैठा है, जैसे होते हैं कोई कॉलोनी का सेक्रेटरी होता है, कोई सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है, कोई किसी भी पद ओहदे पे बैठा है, इनके जीवन में बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। ये भागेंगे, ये कहेंगे कि हमने ये कौन सा पद ले लिया। मंगल छोड़ेगा नहीं किनको, जिन्होंने 2024 में कुछ भी गलत किया है। ये शनि का साल है और शनि के साल में, शनि के कार्य में जिन्होंने भी गलत किया है, मंगल तैयार बैठा है डंडा लेके सजा देने के लिए। तो ये सब तैयार रहें। कौन कौन से विशेष ग्रहों का अगर दबदबा रहेगा ये बता पाएं कि किस ग्रह का वर्चस्व भारी रहेगा? इसमें देखिए, वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनि न्यायाधीश जो है कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आएंगे। राहु जो है अपना मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में आएंगे और केतु जो है कन्या राशि से निकल के सिंह राशि में आएंगे। अब ये जितनी भी राशियों में आदान प्रदान होगा, इसकी एक राशि आगे की, एक पीछे की, एक स्वयं की, ये 3-3 राशियों के हिसाब से कम 7-8 राशियां पूरे साल इनसे प्रभावित रहेंगे। काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में इनको देखना पड़ेगा। पर अगर हम बात करें मूलांक के आधार पर 2025 में किस ग्रह से संबंधित ये रहने वाला है? ये केवल मंगल ग्रह से। केवल मंगल ग्रह से। तो मतलब मंगल अगर आपको सुधारना है तो फिर भी आप एक कुछ उपचार बता दीजिए कि अगर मंगल सुधारना है तो क्या देखिए, करें? जिस भी जातक का मंगल खराब है, सबसे पहले मैं एक सिंपल उपाय ये बताता हूँ, वो एक बड़ का पेड़ लगवाए अपनी कॉलोनी, सोसाइटी में, अपने घर के आसपास कोई व्यवस्था है तो। और मंगल को ठीक करने के लिए नित्य नेम हिंदू धर्म के लोग जो हैं अपने, या जो भी भाई गाय को मानता है तो गाय को नित्य नेम गुड़ में रोटी लगा के खिलाए। और अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो पकवान होता है जो कढ़ाई में तला जाता है, ये मंगल ग्रह से संबंधित होता है। जैसे जलेबी, बालूशाही, लड्डू जो कढ़ाई में तली जाए देसी घी में या रिफाइंड में, वो मिठाई प्रत्येक मंगलवार को गरीब असहाय लोगों को वितरण करें तो उनका मंगल लगभग ठीक निकलेगा। आचार्य जी, धन की सबको समस्या है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा धन कमाना चाहता है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन कमाकर बचाना भी चाहते हैं। कुछ लोग उसमें से स्टॉक मार्केट का सहारा लेते हैं, तो कुछ लोग ज़मीन खरीदते हैं, या फिर कुछ लोग सिल्वर गोल्ड यानी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या लगता है 2025 में जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो लोग बचाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या रहने वाला? स्टॉक मार्केट का क्या हालत रहेगा ये बताइए, प्रॉपर्टीज़ की क्या हालत रहेगी ये बताइए, और आखिरी में गोल्ड और सिल्वर यानी सोना और चांदी का क्या सिस्टम रहने वाला 2025 में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार सोने का रेट बढ़ेगा। सोना करीब 90, 92, 95 हज़ार रुपये के आसपास चला जाएगा। चांदी बढ़ेगी थोड़ी बहुत, और प्रॉपर्टी के रेट जो हैं वो डाउन होंगे, वो नहीं बढ़ेंगे, गिरेंगे, पक्का गिरेंगे 100%। मंगल गिराएगा लोगों को। काफ़ी समय बाद मंगल को ये मौका मिलने जा रहा है। गुरुजी, एक सवाल इसी में बीच में पूछ लेता हूँ, फिर आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे हैं इस समय, दिल्ली NCR ने देश की राजधानी जी, इससे जुड़े हुए राज्य भी हरियाणा बात करें, बहुत महंगे रेट हो रहे हैं। रेंट पे रहने वाले कहते हैं कि लगता है कि अपना घर बनवा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आप बता रहे प्रॉपर्टीज़ के रेट गिरेंगे, तो जो रेंट पे रह रहे हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनके लिए भी क्या हो सकता है कि कम हो किराया? नहीं, रेंट बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का पर्सनल रेट डाउन होगा। ये रेट है नहीं, ये हवाबाजी में रातों रात लोगों ने रेट बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी डीलरों ने। जैसे आजकल प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, सामने वाले ने 25 लाख रुपए का फ्लैट बेचना है, अब प्रॉपर्टी डीलर उससे 25 में 24 में तय करके खुद ले लिया, आगे वो ग्राहक को 30, 35, 32 बताता है। तो ये जो जितने भी दलाल हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा रखा, जबकि रियल प्रॉपर्टी का रेट महंगा नहीं है, ये डाउन होना है। और कितना बढ़ेगा, एक सिंपल बताइए, कोई चीज़ की लिमिट पार हो रही है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से कोई खरीदेगा? तो ये अपने आप डाउन हो जाएगी। किसी चीज़ की डिमांड जब हो जाती बंद,
तो वो अपने लेवल पे आ जाता। मेरा अनुभव तो ये कहता, तो डाउन होगी। सोने चांदी के बारे में भी बताइए। सोना चांदी बिल्कुल रेट बढ़ेगा, निश्चित रहे। अगर किसी को लेके रखना चाहे तो लेके रख सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट वाले कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्ट करें या फिर छोड़ दें क्योंकि डूबता जा रहा है पैसा। देखिए, ये जितने भी शेयर बाजार के लोग हैं, ये 30 अप्रैल के बाद और पूरे 2025 दिसंबर तक शेयर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई भी शेयर में काम करता है तो मेरा ज्योतिष गणना है उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगी। अच्छा, आप बात करते हैं राजनीति के बारे में। राजनीति से पहले हम देश की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत आज एक ऐसे समय में है जहां पर लोग कह रहे हैं कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है, पर कहीं दूसरे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि विदेशों से हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। तो हम इसकी तुलना नहीं करेंगे कि कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं, पर हम ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि 2025 में भारत एज अ विश्व गुरु की बात करें तो कहाँ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों के साथ संबंध हम साधने की बात कर रहे हैं उसमें हम कितने सफल हो पाएंगे। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हुआ आज़ाद। उसके आधार पे अगर मैं देश की, भारत की जन्म कुंडली बनाता हूँ और उसके ग्रहों की गणना करता हूँ तो देश की मंगल की महादशा अभी चल रही है। आने वाला साल मंगल का है। हम पूरे विश्व में डंका बजाएंगे। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और आगे बहुत तरक्की करेगा। ये तो निश्चित रखिए कि देश को कोई दिक्कत नहीं है। देश की बात कर रहे हैं तो देश को चलाने वाले की भी बात कर लेते हैं। मोदी जी इस समय, मौजूदा समय में देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव जीत कर आए हैं, फिर से एक बार सरकार बनाई, पर कुछ लोग इस पे भी संदेह कर रहे थे कि सरकार कितनी लंबी चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। तो मोदी जी के लिए ये साल कैसा जाने वाला है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के तौर पे भी बताइएगा और देश में किस तरीके से जो विकास कार्य हैं, क्या उसके लिए राजनीति के तौर पे, सब चीज़ों पर भी बताइए एक बार। मोदी जी की जन्मपत्रिका वार्षिक लगन और वार्षिक राशि की है। उसके स्वामी मंगल बने, साल मंगल का है और उनकी वर्तमान में मंगल की महादशा अभी चल रही है। ये लगभग साल उनका बढ़िया निकलेगा। ऐसा कोई मुझे विषय नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई दिक्कत आएगी। और गठबंधन जो है ये चलेगा, निभेगा, क्योंकि जो गठबंधन चला रहे हैं, जो भी इनको सपोर्ट है, उनको पता है कि और कोई मैदान में सरकार नहीं है, तो वो ना घर के ना घाट के वो वाला काम अब नहीं करेंगे। वो संपूर्ण तरह से मोदी जी का साथ देंगे। बता रहे मोदी जी का 2025 अच्छा जाने वाला है, पर वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि 2025 के शुरुआत में ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं वहाँ मुकाबला तो टक्कर का है और केजरीवाल मैदान में हैं। फिर से दावा कर रहे हैं कि अगर चुनाव जीत कर आऊँगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा। तो केजरीवाल साहब के बारे में भी बता दीजिए कि अगर मोदी जी का अच्छा है तो केजरीवाल साहब का क्या है, और अगर दोनों के ही अच्छे हैं तो इस बार चुनाव कौन जीत रहा है 2025 का, क्योंकि ये बहुत क्यूरियोसिटी का मैटर है और बहुत बड़ा सवाल है इस समय। देखिए, केजरीवाल जी की पत्रिका का अध्ययन करूं तो उनका समय बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। अभी उनको सीएम बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी में किसी और को इलेक्शन बनाएं तो निश्चित विजय होगी, मेरा पर्सनल अनुभव है। और सरकार जहां तक है, मेरा अनुभव आंकड़ों के अनुसार, जो मेरा ज्योतिष गणना है, मैं राजनीति से तो हूँ नहीं कि मैंने ये तो महसूस नहीं किया कभी क्या किसकी स्थिति है। ज्योतिष गणना के अनुसार केजरीवाल की सरकार बनेगी और गठजोड़ से बनेगी। पूरी बहुमत से केजरीवाल की सरकार नहीं बनने जा रही। गठजोड़ में आप कांग्रेस को शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब दिल्ली के अंदर? जी, यही होगा और कोई उपाय है नहीं। बीजेपी सपोर्ट करेगी नहीं, सिंपल। और कांग्रेस ही बची है, तो कांग्रेस की जो 10-15 सीट आएंगी वो केजरीवाल के पक्ष में आ सकती हैं अगर इनका पलड़ा। जैसे मेरा अध्ययन है ज्योतिष का, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैं राजनीति से संबंधित मेरा कोई विषय नहीं है। केजरीवाल की मुझे 27-28 सीट आने की योग लग रहा है। अभी किसी ने मेरे से एक पहले भी सवाल किया था, आज आपका भी सवाल है। ये मैं ज्योतिष और ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए एक पॉइंट देता हूँ, जो स्टूडेंट है, जो ज्योतिष सीखते हैं। आज आपका जो सवाल हुआ वर्ष लगन में हुआ है, और वर्ष लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति की महादशा में आपने मेरे से सवाल किया है। और दिल्ली जो मीन राशि है, तो दिल्ली की जो स्वामी है वो मीन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति। तो ये निश्चित है कि जो सरकार है वो सरकार फिर से दोबारी बनने जा रही है। आपके सवाल का जवाब ज्योतिष के प्रश्न कुंडली के आधार पे मैंने बताया। जब हमने मोदी जी की बात कर ली, अरविंद केजरीवाल जी की बात कर ली, तो बात राहुल गांधी की भी कर लेते हैं, वरना नाराज हो जाएंगे। पूरे राजनीति में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जो शायद आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, खुद राहुल गांधी जी ने भी इसका जवाब नहीं दिया, और ये सवाल बहुत ही बड़ा है। सीधा सवाल पूछता हूँ, राहुल गांधी जी की शादी कब होगी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता पाएंगे क्या? देखिए, राहुल जी का विवाह का तो योग कुंडली में है नहीं है।
अरे बाप रे, कितने लोगों का आपने दिल तोड़ दिया यहाँ पर पंडित। जी की कुंडली में विवाह का योग नहीं है। एक जरूर मुझे पता है, आने वाले समय में राजनीति स्थिति उनकी सुधरने जा रही है। प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री पद पे आना तो बहुत कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज और बैठे हैं, परंतु हाँ, वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप ही का एक मेरे साथ इंटरव्यू था कनॉट प्लेस में, और हम बोले थे, ये सवाल था आपका इलेक्शन से पहले, तो मैंने कहा था, आपका सवाल था तो हमने उसका जवाब दिया था, राहुल गांधी बहुत बड़ा राजयोग लेके पैदा हुआ है, 3 प्रधानमंत्री के घर में उनका जन्म हुआ है, और वो कोई साधारण इंसान नहीं है, मैंने ये भी कहा था। और हमने ये भी कहा था, स्थिति सुधरेगी तो 100 सीट का तालमेल उनका बना, और अब की बार वो अगर फिर वो जनता के बीच आते हैं, फिर पद यात्रा करते हैं, जन जन घर घर डोर डोर जाते हैं। असल क्या है ना, मेहनत करने वाले लोग नहीं रहे। अगर ये डोर डोर जाते हैं तो इनकी स्थिति सुधरेगी, और स्थिति सुधरनी चाहिए। विपक्ष हमेशा मजबूत रहना चाहिए। सभी देश की सरकार सही से काम करती है और देश तरक्की करता है। विपक्ष को कभी कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। हम राजनीति की भी बात कर चुके हैं, तो खेल में इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि जब हम बात करते हैं खेल की, तो भारत में कहीं ना कहीं केवल क्रिकेट का नाम ज़्यादा आता है, पर हम ओलंपिक्स भी देखते हैं, पैरा ओलंपिक्स भी देखते हैं। इस बार हमारे पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों ने कितनी शानदार परफॉर्मेंस की और मेडल्स लेके आए, देश का नाम ऊंचा किया। अभी हाल फिलहाल में चेस में भी हमने मेडल जीता। तो क्या लगता है जो आने वाला साल है वो खेल के रूप में किस तरीके से होने वाला है, और भारत किस जगह अपने आप को पाएगा 2025 में खेल में? अगर 2025 में किसी भी तरह के बड़े खेल होते हैं जहां से पदक लाने हों, या किसी भी देश के साथ हमारी टीम खेलती, तो 100 के 100% हमारी टीम जीतने जा रही है, क्योंकि वही फिर मंगल आ गया, वही देवगुरु बृहस्पति आ गया। और 2025 1 जनवरी वार्षिक लगन में सूर्य उदय होगा, और उसमें बुध बैठा है, और जो बुध की स्थिति है वो ये कहती है हमें कि वो हमारे देश के जितने खिलाड़ी है जमीनी, तो ज़मीन क्या है? भूमि। भूमि पे खेल होता है, कोई आसमान में तो खेल करता नहीं है। तो हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा खेल खेलेंगे और देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ सवाल गुरुजी हमने बाहर से भी उठाए हैं, पर उसके पहले एक आखिरी सवाल मेरा है। एक बाबा हैं बड़े प्रचलित, बागेश्वर बाबा, वो इस समय पदयात्रा पर भी निकले हैं, और कई लोग अलग अलग जगह जाते हैं, वो लोगों का पर्चा लिखते हैं। जैसे मैंने पर्ची पकड़ के रखी तो वो लिख के रखते हैं। तो कई लोग इसको अंधश्रद्धा बताते हैं, अंधविश्वास बताते हैं, वहीं दूसरे लोग, कई लोग आस्था से भी जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जो विद्या वो बताते हैं, कितनी सच्चाई है उस विद्या में? क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी के लोग हैं जो इस बात को अंधश्रद्धा कहते हैं, धर्म के नाम पर खिलवाड़ कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग सर झुका के नमन करते हैं। तो आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि आप खुद इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप क्या मानते हैं कि ये सच्चाई है या सिर्फ भ्रम है? देखिए, मैं पहले ज्योतिष के आधार पे बताऊंगा। मैंने अभी कहा ना कि हमारे प्रोग्राम को काफ़ी ज्योतिष को सीखने वाले स्टूडेंट वगैरह हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा देखते हैं, युवा बच्चे ज़्यादा देखते हैं, और युवा बच्चे ना तर्क संगत बात करते हैं कि उसका अर्थ यानी रिजल्ट, कारण, वो ऐसे नहीं सुनेंगे, वो कारण जानेंगे। तो मैं एक कारण भी बताता हूँ और एक ज्योतिष का भी एक टॉपिक आपको बताता हूँ कि वो कौन से ग्रह होते हैं, ये योग बनता है। किसी भी जातक का अष्टम भाव जागृत हो, अष्टम भाव बलवान हो, लग्नेश का संबंध 8वें घर से बन जाए, 8वें घर का संबंध लग्नेश से बन जाए, जो ज्योतिष सीखते हैं वो तो समझ जाएंगे, ऐसे लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती है। कुछ ऐसी एनर्जी उनकी होती है, ऐसी उनका एंटीना ऊपर से जुड़ा होता है कि वो उस चीज़ को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो बागेश्वर धाम बाबा जो है, मैंने पर्सनल उनको महसूस किया है, अनुभव, मैंने उनके प्रोग्राम सुने भी हैं और काफ़ी हद तक समझा भी है। देखिए, वो गलत कहीं नहीं है, ना वो ढोंगी हैं और ना वो कोई गलत विषय पर बात कर रहे हैं। उनके पास सिद्धि है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, और उन्होंने कोई सिद्धि कर रखी है, उसके माध्यम से वो पर्चा लिखते हैं। नहीं तो पर्चा तो लिखना बहुत दूर की बात है। आजकल कोई किसी से मिलकर के महसूस कर लेता है कि ये गलत है, तो उनके पास है कोई आर्ट, कोई कला, कोई सिद्धि, आप उसको भाषा में कुछ भी कह लीजिए, और अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं और देश हित के लिए काम कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव। अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़े वायरल बाबा वो भी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो बयान हैं, कहीं वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, तो वो भी कहीं ना कहीं विचित्र विचित्र सवाल पूछते हैं। कभी कभी ट्रोल भी हो जाते हैं इंटरनेट पे। कभी कहते हैं कि
भाई 70 में क्या जोड़ें कि 17 बन जाए? विचित्र सवाल है। देखिए, मैं उनको सुना हूँ, बहुत प्यारे से बाबा हैं, सुंदर से हैं, हैं तो बड़े अच्छे मासूम से। हाँ। देखिए, बचपना उनके अंदर झलकता है। आप कभी बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ इस पद पे आने के बाद, जिस पद पे वो बैठ गए हैं, जैसे जनता उनको सुनना चाहती है। अभी वो किसी एक टीवी प्रोग्राम में भी गए थे बॉम्बे, तो वहाँ भी कुछ सवाल हुआ। मैंने उनके ना वो बचपना उनके अंदर झलकता है, वो थोड़ा सा लगता है बचपना उनके अंदर है काफ़ी। वैसे मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं सभी संतों का सम्मान करता हूँ और सभी कथावाचक का सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हमारे देश के, समाज के कुछ कल्याण के लिए हमें कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इनका सबका रिगार्ड है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब हम जनता के सवालों पे आ जाते हैं। कुछ लोगों से हमने सवाल लिए हैं, क्योंकि आप इतने महंगे एस्ट्रोलॉजर हैं कि लोग आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से वो अपनी परेशानी आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आपसे कुछ समाधान पाना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, जो कि आया है हमारे दर्शकों के बीच में से, कि किस तरह के परिवर्तन से घर में कलेश होता है और उसको सही करने के लिए क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? सबसे पहले मैं आपका वो सवाल का जवाब दे दूं, मैं महंगा नहीं हूँ। मेरी एक समझ लीजिए ज़रूरत है, वो मैं थोड़ा आज बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग हैं ना बायकास्ट महेश्वरी बनिए, नॉट पंडित। पहली बात तो ये क्लियर करता हूँ आपके इस चैनल से। और हमने एक धर्म संकल्प कर रखा है अपने आप में कि हमने किसी का दान नहीं लेना, किसी की पूजा नहीं करनी, किसी का पाठ नहीं करना। हमने करना क्या है, ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष अध्ययन करने के बाद उसको सही सलाह देना। तो मैं ना सलाह दे करके ओनली फॉर उससे फीस लेता हूँ, तो मेरा कार्य रह गया फीस पे। बाकी जितने भी पंडित जी मंदिर में बैठे हैं वो दान भी ले लेंगे, फीस भी ले लेंगे, जाप भी कर देंगे, वो सारे काम कर देंगे। तो उनको अगर किसी ने फीस कम दे दी तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 100 रुपये में, 200 रुपये में सारा भविष्य आपका बता देंगे, परंतु साथ में 2 लाख का उपाय भी लिख देंगे। अब हमारे पास ओनली फॉर आइए, अपनी पत्री अध्ययन कराइए, और हमने आपको जो रेमेडी लिखा वो गौशाला की या किसी धर्म की, तो वहाँ जाके आप उस उपाय को कराइए। पहला तो ये सवाल था। अब आपका सवाल था झगड़े, कलह। देखिएगा, जन्म पत्रिका में जिसके घर में भी मंगल कुंडली में खराब है, उनके 24 घंटा घर में किसी न किसी वजह से कलह होता है। या पत्रिका में सेकंड भाव किसी का खराब होगा तो वाणी दोष उसको होती है, वो बोलेगा कुछ, सुनेगा कुछ, और वो झगड़ा हो जाता है। आर्थिक तंगी के बारे में भी लोगों का सवाल था कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो तो क्या ऐसे नुस्खे अपनाएं जिससे कि आर्थिक तंगी दूर हो, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे? सबसे पहले अपने धर्म का पालन करें, भटके नहीं। अगर कोई कहीं जा रहा है, आजकल एक नया चलन चला है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। आप अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, अपने स्थान देवता, स्थान देवी की पूजा करें, और अपने पूर्वजों को, जो पूर्वज अगर हनुमान जी को मानते तो आप श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की आराधना करें। आप ज़बरदस्ती किसी और के चक्कर में आकर के कहीं मत जाइए, पहला। दूसरा, दान। ये घोर कलयुग है, इसमें दान काम करता है। जैसे सतयुग में सत बोला जाता था, जैसे ही सच खत्म हुआ सतयुग खत्म हो गया। द्वापर में तपस्या होती थी, तो वो तपस्या जंगल और पहाड़ में होती थी। अब वो तपस्या वाले जो संत महात्मा वो शहरों में आ गए, वो जैसे तपस्या खत्म हुई वो खत्म हो गया। अब घोर कलयुग चल रहा है इस वक्त। इस घोर कलयुग में केवल एक दान काम आता है। दानम दुर्गति नाशनम विश्वासम फलमदायकम। अगर कोई श्रद्धापूर्वक दान करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, किसी को देख के भी ना करें। कुछ लोग देखा देखी में भी बहुत दान करते हैं, वो बाद में देखा देखी में भी करते हैं और दिखावे के लिए भी करते हैं। दिखावे के लिए तो वो तो बस पूछो मत, आजकल कुछ अजीब सा चलन चल रहा है। एक छोटा सा भंडारा करेंगे, एक एक पूड़ी बांटेंगे, पूरा रोड जाम कर देंगे, सबको परेशान कर देंगे, और वो जो पूड़ी खा रहा है उसको आवश्यकता नहीं उस पूड़ी की। अरे ये पूड़ी आप किसी हॉस्पिटल के बाहर बांटो, जो पेशेंट पड़े हैं, जो पेशेंट के साथ बाहर से आए हुए हैं, जैसे एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ क्या उनकी स्थिति, उनके पास पैसे नहीं है, इलाज कराने आए हुए हैं, और वो बेचारे इधर उधर भटक के खा रहे हैं, वहाँ जाके भंडारा करो। परंतु दिखावा बहुत ज़्यादा है। एक कम्बल क्या दान करेंगे, उसमें 8 आदमी फ़ोटो खिंचाते हैं,
वो प्रदर्शनी दान है। आचार्य जी, मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि कभी भी ऐसे भंडारे अगर हम सड़क किनारे देखें तो वहाँ नहीं खाना चाहिए। उन्होंने वजह बताई कि जो भी समर्थ व्यक्ति है, जो पहले से गृहस्थ व्यक्ति है, भंडारे उनके लिए नहीं होते। भंडारे उनके लिए होते हैं जो जिनको सच में ज़रूरत है, और अगर यदि हम खा भी रहे हैं वहाँ से, तो जैसे हम अगर वहाँ खा रहे हैं तो वहाँ कुछ दान कराएं, या फिर अपने उस दान के बदले किसी की मदद कराएं। तो कितनी सहमति रखते हैं इस चीज़ से? देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, और मैं भी अपने चैनल पे काफ़ी दफ़ा ये विषय बोला हूँ कि भंडारा बिना मतलब के तो खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप भूखे नहीं हैं तो ज़बरदस्ती आप अपने हाथ को आगे मत बढ़ाइए, आप नमन करके आगे बढ़िए। आपसे कोई प्रेम से निवेदन कर रहा है और आपकी जान पहचान का बंदा है और वो कह रहा है भाई साहब थोड़ा प्रसाद ले लीजिए, तो आपने 1-2 चम्मच जो आपकी इच्छा वो खा लिया। कोशिश करें ना खाएं, खाते हैं तो वहाँ शारीरिक मेहनत करें। आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा भंडारा बंटवा दीजिए, पतल उठवा दीजिए, नहीं तो उनको बोलिए भाई आटा चावल क्या आपके यहाँ लग रहा है, मैं मंगवा देता हूँ, तो आपको थोड़ा खा लेना चाहिए। देखिए ये क्या किया था, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। कृष्ण जी भगवान के हिस्से के कुछ चने सुदामा ने खाए थे। कितने सालों उन्होंने भुगता। भैया किसी का हिस्सा ना खाएं। भंडारा कौन कैसे कर रहा है, क्या दुख तकलीफ का कर रहा है, क्या पीड़ा का कर रहा है, सब तो प्रसाद कह के बांट रहे हैं। प्रसाद की भावना क्या है, किस मकसद से आप प्रसाद बांट रहे हैं, वो मकसद और वो भावना हमें नहीं पता। तो लपक के हाथ आगे मत कीजिए, उसको प्रणाम करके आगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आया है, कुछ युवा लोगों का सवाल था, बहुत सारे लोगों ने पूछा जबकि मुझसे कि पूछिएगा पंडित जी से कि किस तरीके से अब प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाया जाए। कई लोग कह रहे हैं कि अब हमारी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। प्रेमी जोड़ी मतलब पूछते हैं जोड़े कि भाई हमारे बीच लड़ाई होती रहती है, कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि आज नहीं तो कल छोड़ के चली जाएगी मेरी वाली। तो उनको भी कुछ एक सलाह दे ही डालिए जिसकी हाथ। देखिए, जन्म कुंडली के आधार पे पंचम और सप्तम भाव का अगर संबंध बनता, 5वें घर का स्वामी अगर 7वें में बैठ जाता है, या 7वें का 5वें में आके बैठ जाता है, या कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो लव मैरिज होने का पूरा योग होता है। अभी हमारे देश की जो स्थिति है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा लव मैरिज पे अभी एक चल रहा है ये सिस्टम। मेरे को लव मैरिज से कोई शिकायत नहीं। हम 21वीं सदी में आगे जाति पाति हम लोग, मैं तो नहीं मानता हूँ पर्सनल, मेरी तो सोच से बाहर की बात है। परंतु मेरा सभी से अनुरोध है, भैया एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे के विचार को समझ ले। 1 साल 2 साल 5 साल का टाइम ले लो। ऐसा नहीं कि आज तो मर रहे हो, शादी नहीं हो रही, हम मर जाएंगे, जहर खा के मर जाएंगे, लटक के मर जाएंगे, और शादी के 2 महीने बाद वकीलों की फीस का पता चलता है कि वकील 20 लाख लेते हैं, 10 लाख लेते हैं। तो कृपा करके लव मैरिज सोच समझ के करें, क्योंकि तलाक की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल। एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर कुंडली भी मिलाई गई, सब कुछ लड़का लड़की के सब ग्रह को मिला लिया गया, नक्षत्रों को मिला गया, उसके बाद ब्याह होता है और वो शादी कहीं ना कहीं असफल साबित होती है। तो क्या कमी छूट जाती है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, कमाल है। देखिए, मैं सभी को बताता हूँ, आजकल एक नया चलन चला है, खुद कुंडली मिला लेते हैं। 36 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए भाई, उनको ये नहीं पता कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कितने गुण मिलते हैं। एक एवरेज इंसान की अगर बात करें, ज़्यादातर कितने मैक्सिमम गुण मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने सुना है, मैं कितना सही हूँ मुझे नहीं मालूम, कि राम और सीता ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे जोड़े थे जिनके 36 के 36 गुण मिले थे, उसके बाद शायद किसी के नहीं मिले। तो क्या ये सत्य है, और आजकल कितने मिल जाते हैं? देखिए, 36 गुण वालों को तो शादी करनी नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। 28 गुण से ऊपर वालों को तो शादी छोड़ देनी चाहिए। भाई हम नहीं करेंगे, ये तो भाई बहन बन गए, ये नहीं चलेगी। ये ऐसा भी होता है? हाँ, ये नहीं चलती, मुझे पता है। कुंडली में 18 गुण से ऊपर मिले और 24-25 गुण इसकी सही मान्यता है। मैं गुण को थोड़ा कम मानता हूँ, अलग तरह का ज्योतिष हूँ। आप लग्नेश, पंचमेश, नवमेश को मिलाएं, आपके मित्र ग्रह आपस के संबंध जो ग्रहों की कुंडली में हम देखते हैं, जो अध्ययन करते हैं डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज, वो सही होनी चाहिए। आप शादी कर लीजिए, गुण आपके 10 भी मिले हैं, आपकी कामयाब होगी, मेरी गारंटी है। अच्छा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते थे सारे, और देश भर में लाखों लोग, करोड़ों लोग जॉब कर रहे हैं। उनकी भी एक समस्या है, उसका भी समाधान बता दिए। लोग बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, कह रहे सैलरी नहीं बढ़ रही। पूछ लीजिएगा आचार्य जी से कि कुछ तरक्की हमारी भी हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए, सैलरी बढ़ेगी ऐसा नहीं है। मैं सभी को, खुद स्वयं के लिए भी, और मैं सभी से एक कहता हूँ, आपको जो काम दिया गया है, सबसे पहले उस काम को ईमानदारी से करें।
आप 5 साल ईमानदारी से अपना काम करें, छठा साल आपका है। पहली बात रही सैलरी बढ़ने के लिए, देखिए आप जिस भी धर्म से हैं, जो सैलरी आपको मिलती, किसी को जैसे 20,000 रुपये मिलते हैं, उसको 1% के हिसाब से 200 रुपये बने। 200 रुपये का अनाज खरीद के आप महीने में पक्षियों को डालिए, आपकी धीरे धीरे उस पैसे में बरकत भी होगी और आपकी सैलरी बढ़ी। 1 से 2% हर आदमी को अपनी इनकम का दान करना चाहिए। किसी अस्वस्थ आदमी को दवाई दिला दो, किसी निर्धन आदमी को आटा चावल दिला दो। आप 1 से 2%, 3% दान करना शुरू करें जो आपको मिलता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको पूरी दान करनी है, क्योंकि वो फिर उसका भी घर कैसे चलेगा। आप 1, 2, 3% दान करना शुरू करें, देखिए सब इनकम आपकी बढ़ने लगेगी। चलिए, तो हमारे साथ आपने देखा बहुत बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर किशन महेश्वरी जी आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद थे। किस तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए, आपके सवालों के जवाब दिए और बाकी जो अदर जनता थी उनके सवालों के जवाब दिए। किस तरीके से बताया 2025 खास करके देश के लिए कैसा जाने वाला है, देश के नेताओं के बारे में कैसा जाने वाला है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके लिए कैसा जाने वाला है, और जो लोग अपनी समस्याओं से परेशान थे, जिन्होंने हमसे सवाल किए, हमने गुरुजी से पूछे और आप तक पहुंचाए। अब आप इन सवालों को ध्यान से सुनिए, इसे फॉलो करिए, अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए एक नया तरीका बताइए और आप अपनी राय हमें कमेंट्स में रखिए कि आपको क्या सवाल है, ताकि गुरुजी से हम फिर से पूछेंगे और आपको कमेंट से रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान आखिर कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए, तमाम ऐसे पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।